है विगत वर्ष कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 70 के तहत बहुत सारी एक्टिविटी हुई थी। उसी कार्यक्रम के तहत अभी नागरिक कर्तव्य पालन अभियान का एक सर्कुलर आया था, जिसमें मकसद यह है कि बच्चों के अंदर संविधान के प्रति, देश के प्रति एक प्रेम की भावना, राष्ट्रवाद की भावना विकास हो, उनके अंदर अपने राष्ट्रगान, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रध्वज और देश के नागरिकों के प्रति सम्मान का भाव विकसित हो। इसलिए ये अभियान की शुरुआत की गई और इसी अभियान के तहत बहुत सारी एक्टिविटी थी। बच्चों के निबंध लेखन, जिसमें नवंबर माह में यह है कि एक लीगल एक्सपर्ट के द्वारा यह मैसेज बच्चों तक पहुंचाना है। और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बच्चे आ नहीं रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो जो लीगल एक्सपर्ट का इस पर वक्तव्य होगा, स्पीच होगा, उसकी वीडियो बना करके भेजेंगे। तो मैं ज़्यादा बात आगे न बढ़ाते हुए हमारे लीगल एक्सपर्ट माननीय रोशन कुमार जी, एडवोकेट रोशन कुमार जी सामने विद्यमान है, उनको मैंने सारी जानकारी दे दी है। विधिवत वह इस पर अपनी बात को रखेंगे, जिससे कि समाज के अंदर भी जागरूकता फैले और बच्चों तक जो संदेश सरकार पहुंचाना चाहती है वह अच्छी तरह से पहुंच पाए। धन्यवाद। भारत के संविधान में प्रस्तावना को मिनी संविधान कहा गया है। इसका मूल उद्देश्य इस प्रस्तावना में निहित कर दिया गया है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में भारत और इंडिया शब्द का उल्लेख किया गया है। भारत शब्द भारत, भा का मतलब होता है प्रकाश और रथ का मतलब होता है फैलना। ज्ञान का प्रकाश लगातार जिस देश से फैलता रहे उस देश को भारत कहा गया है, इसलिए इसका नाम भारत रखा गया है। इसमें नागरिक शब्द का भी उल्लेख किया गया है। नागरिक शब्द भारत के एंशिएंट हिस्ट्री के अनुसार नागवंश था, जिससे नागवंश से नागरिक शब्द का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में मानव शब्द का उल्लेख है। मनुष्य, आदमी, ये शब्द उल्लेख नहीं किया गया है। मानव शब्द का उल्लेख इसलिए किया गया है कि मानव शब्द किसी संप्रदाय विशेष की ओर इंगित नहीं करता है। शुरुआती दौर में जब मानव जंगली जानवरों की तरह रहता था तो यह मान में रहता था। मान में रहने के वजह से इसे मानव कहा गया और फिर जब आपस में विचार करने के लिए व्यक्त करने लगा तब यह व्यक्ति कहलाया। व्यक्ति कहलाने के बाद लोगों में चेतना जगने लगी, बुद्धि का विकास होने लगा। तो बुद्धि के विकास होने के बाद जब आजीविका की खोज में जाने लगे तो बुद्धिजीवी कहलाया और फिर चालाक लोगों ने इसे मानव को अलग अलग संप्रदाय में बांटने लग गया। मानव से आदमी बन गया और मनुष्य बन गया, यानी मनु के संतान को मनुष्य और आदम और हवा के संतान को आदमी कहने लगा। तो इस तरह से संप्रदाय का जन्म हुआ। भारत का जब संविधान लिखा जाने लगा तो संविधान लिखे जाने में मानव शब्द का उल्लेख आया है, व्यक्ति शब्द का उल्लेख आया है, नागरिक शब्द का उल्लेख आया है, लेकिन कहीं भी मनुष्य और आदमी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें धर्म का भी जिक्र है। धर्म तो सबों का एक ही होता है, संप्रदाय अलग अलग है, इसलिए यहाँ संप्रदाय का उल्लेख नहीं किया गया है।
पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा गया है। बाद में चल करके लोग धर्म निरपेक्ष बोलने लगते हैं, जबकि यह है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है अलग अलग जो संप्रदाय है वह एक पंथ है, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य, जब मूल संविधान बना था उस समय में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारत के संविधान में बाद में किया गया है। 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के तहत इंदिरा गांधी के शासनकाल में मौलिक कर्तव्य शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी ने जो सिफारिश किया था, उस सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में निहित किया गया है। उस समय में 1976 ईस्वी में भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य समाहित किए गए थे और इसे संविधान के भाग 4 क में और 51 क में दिया गया है। 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। उसी नीति निर्देशक तत्व में 51 जो अनुच्छेद है उसके लिए 51 क बना दिया गया और उसी में मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया। ये 10 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ के अलावा दुनिया के किसी भी देश में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया है। सोवियत संघ में ही मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है और उसी सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में निहित किया गया है। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों एक दूसरे का पूरक है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की तो चर्चा की गई थी, लेकिन मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं की गई। 1976 में लोगों में यह भावना पैदा किया जाने की जरूरत महसूस हुई कि इन लोगों में भी मौलिक कर्तव्य का समावेश किया जाए। इसीलिए 1976 में मौलिक कर्तव्य को समावेश किया गया। सन 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को पेरेंट्स या संरक्षक उन्हें अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करें। इसलिए 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया 2002 ईस्वी में, जिसको 21A के अंतर्गत समाहित किया गया। पहले 45 अनुच्छेद में यह चीज था और 21A में मौलिक कर्तव्य को समाहित कर दिया गया, जबकि 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा है। उसी में 21A बना करके 11वां मौलिक कर्तव्य को शामिल कर दिया गया। मौलिक कर्तव्य में स्वतंत्रता के संघर्ष के उच्च आदर्शों का पालन करना। स्वतंत्रता संघर्ष 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आजाद नहीं हुआ। शारीरिक रूप से आजाद अंग्रेजों से मिली, लेकिन मानसिक रूप से आजादी जो है अभी तक नहीं मिली। मानसिक रूप से आजाद ही व्यक्ति मौलिक कर्तव्य का पालन कर सकता है, शीलवान चरित्रवान हो सकता है। मानसिक रूप से आजाद व्यक्ति कभी भी मौलिक कर्तव्य का, नैतिकता का, मानवता का पालन नहीं कर सकता है। और मानसिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति ही राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। देश और राष्ट्र में अंतर है। देश जो है वह सीमाओं से बंधा होता है और राष्ट्र का निर्माण होता है जब वहाँ के नागरिक समानता का भाव आपस में पैदा करें। ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, इन सब चीज से ऊपर उठ करके मानसिक गुलामी से मुक्ति प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, अन्यथा वह देश ही रहता है। इसलिए भारत के संविधान में देश के साथ राष्ट्र की भी चर्चा की गई है। हमारी संस्कृति जो है वह वसुधैव कुटुंबकम कहने के लिए होता है, लेकिन रियल में
पालन नहीं होता है, रियल में पालन नहीं होने का कारण है हम मानसिक रूप से आज़ाद नहीं है, मानसिक रूप से गुलाम है, जिस वजह से वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वह सिर्फ पूरे कागजों पर रह जाता है। राष्ट्र की सामाजिक संस्कृति को बनाए रखना, यहाँ पर है सामाजिक संस्कृति। सामाजिक संस्कृति यानी समाज, हिंदी में जो समाज है उससे बना है सामाजिक संस्कृति। समाज का दो या दो से अधिक पदों के मेल को समाज कहते हैं। तो सामाजिक संस्कृति का मतलब है दो या दो से अधिक संप्रदाय की जो संस्कृति है। भारत में जो विभिन्न संप्रदाय के रहने वाले लोग हैं जिनकी अलग अलग संस्कृति है, उस संस्कृति को मिला जुला संस्कृति को भारत के संविधान में निहित कर दिया गया है। इसीलिए इसे कहा गया है सामाजिक संस्कृति, सामंजस्यपूर्ण संस्कृति को बनाए रखना। संस्कृति का मतलब है भारत में या विश्व में अपनी अपनी संस्कृति होती है। पुरानी व्यवस्था यानी प्राकृतिक व्यवस्था को मॉडर्नाइज कर करके फिर जिस व्यवस्था को जन्म दिया जाता है उसे संस्कृति बोलते हैं। संस्कृति, प्रकृति और विकृति। फॉर एग्जाम्पल, हमें भूख लगी है, यह है प्राकृतिक बात है। हमें भूख लगी है, 2 रोटी खाना, हमने 2 रोटी खाया और फिर 2 रोटी दूसरे का यदि छीन लिया तो यह है विकृति। हमें भूख लगी है, 2 रोटी मेरे पास है, मेरे पड़ोस में भी एक व्यक्ति है जो भूखा है और हमने उसे 1 रोटी दे दिया और 1 रोटी हमने खाया, तो यह हमारी संस्कृति है। इसी तरह की ये संस्कृति का डेवलप किया गया। प्रकृति, विकृति और संस्कृति, ये सामंजस्यपूर्ण संस्कृति का विकास किया गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना भारत के संविधान में निहित किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किया जाए, जन जन में विज्ञान का बढ़ावा, ना कि हमारी रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता हमें विकास के पथ पर बाधक पहुंचाता है। इसलिए भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य में विज्ञानवाद और मानववाद, मानवता की बात कही गई है। मनुष्यता, आदमीयता की बात नहीं कही है, मानवता की बात कही गई है। प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत तथा सामूहिक उन्नति का प्रयास किया जाना चाहिए। हर एक व्यक्ति को और सामूहिक रूप से उसमें उन्नति की, विकास की भावना पैदा किया जाना चाहिए, तब जाकर के ये मौलिक कर्तव्य होगा। समान बंधुत्व की भावना का विकास करना, ब्रदरहुड, आपस में भाईचारा का व्यवहार किया जाना चाहिए। भारत के जितने भी नागरिक हैं, नागरिक चाहे उसमें किसी भी संप्रदाय के हों, उनके बीच में भ्रातृत्व की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, भाईचारा की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, समानता का भाव उत्पन्न होना चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया। संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर किया जाना चाहिए। भारत का जो संविधान है वह लिखित रूप में विश्व के किसी भी संविधान से बड़ा संविधान है, जो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ। और भारत का संविधान में राष्ट्र ध्वज लिखा हुआ है। यहाँ पर देश का ध्वज नहीं लिखा हुआ, राष्ट्र ध्वज लिखा हुआ। तो राष्ट्र ध्वज का मतलब राष्ट्र तभी बनेगा जहाँ के नागरिक आपस में समानता का व्यवहार करेंगे, तब हमारा एक राष्ट्र ध्वज होगा। तो राष्ट्र ध्वज अलग अलग संप्रदाय के जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो सारे संप्रदाय वाले एक राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। जो राष्ट्र ध्वज हमारा तिरंगा है, और इस तिरंगा में बीच में जो 24 तिल्ली है, वो 24 तिल्ली गौतम बुद्ध का 24 उपदेश है, वही तिरंगा झंडा में यह हमारा राष्ट्र ध्वज है। राष्ट्र ध्वज को सभी को सम्मान करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए। और ये राष्ट्रगान जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है। सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने दिल्ली दरबार का जब आयोजन हुआ था, तो जॉर्ज पंचम भारत आए थे
उनके स्वागत में ये जनगण मन अधिनायक गाया गया था और यह गीतांजलि उनकी उपन्यास है, उससे लिया गया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए ये नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, यानी हमारे देश को बंटने नहीं देना। इसके लिए हम अखंडता के लिए, रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना। यहाँ भी लिखा हुआ है देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा। देश की सीमाएं होती है, उस सीमा की रक्षा और राष्ट्र की सेवा। सेवा जो है, जब राष्ट्र के लिए सेवा करेंगे तो राष्ट्र की सेवा कहलाएगी। देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा की भावना जो है नागरिकों में उत्पन्न किया जाना चाहिए। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण। प्राकृतिक वातावरण यानी प्रकृति प्रदत्त जो भी चीजें हैं, नदी, झील, वन या वन्य जीव, ये सभी प्रकृति प्रदत्त हैं। इनकी सुरक्षा करना हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तथा हिंसा का परित्याग। सार्वजनिक संपत्ति, स्कूल, कॉलेज, न्यायालय, हॉस्पिटल, ये सब सार्वजनिक संपत्ति है। इस सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यह हमारा मौलिक कर्तव्य है और हिंसा का भी परित्याग करना चाहिए। और ये सभी हमारे मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से जो संरक्षक हैं, पेरेंट्स हों या उनके संरक्षक हों, उनको पढ़ाना जरूरी है। मौलिक कर्तव्य, संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है, लेकिन मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करने पर संविधान में दंड का प्रावधान नहीं है। लेकिन आप सम्मान नहीं करते हैं तो आपको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि आप अपमान करते हैं तब दंडित किया जाएगा। जैसे आप झंडा का सम्मान नहीं करते हैं तो संविधान के अनुसार आपको दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन झंडा का यदि आप अपमान करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य इनडायरेक्ट रूप से आपको उल्लंघन करने पर भी दंड का प्रावधान है, क्योंकि दूसरे धाराओं के अंतर्गत आपको दंडित किया जाता है। यदि आप वन्य जीव का संरक्षण नहीं करते हैं तो आपको दंडित नहीं किया जाता है, लेकिन जीव को यदि आप मारते हैं तब फिर आपको दंडित किया जाता है। यानी मौलिक कर्तव्य भी आपको किसी न किसी रूप से संविधान जो है वो पालन करने के लिए कहता है। मौलिक कर्तव्य का पालन करने के बाद ही हमारा भारत जो है राष्ट्र की श्रेणी में आ सकता है, नहीं तो राष्ट्र नहीं, सिर्फ देश कहलाएगा, राष्ट्र नहीं कहलाएगा। राष्ट्रभक्ति शब्द सिर्फ पूरे कागजों पर रह जाएगा। राष्ट्रभक्ति शब्द नियति में जब हम मौलिक कर्तव्य का पालन करते हैं तब जाकर के हमारा राष्ट्र का निर्माण होता है। हम लोग इसका अंत जनगण मन राष्ट्रगान से करना चाहेंगे, इसलिए आप लोग भी साथ साथ राष्ट्रगान एक ही साथ हम लोग करना प्रारंभ करें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जल सितरंगा, तब सुबह जागे, तब सुबह आशीष मांगे।